नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने रोमियो और जूलियट की सो कॉल्ड प्रेम कहानी के बारे में डिस्कस किया था। पता चल गया होगा ना कि जिनका नाम हम इतने समय से लेते आ रहे हैं, रोमियो जूलियट, उनकी लव स्टोरी कितनी बड़ी थी और उनकी इस इतनी बड़ी सो कॉल्ड लव स्टोरी की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने सच्ची प्रेम कहानी का जिक्र लेकर आया हूं। ये ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जो हॉन्टेड होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और जुड़ी हुई है दो बड़े बड़े राजाओं से और एक राजा की अमर प्रेम कहानी से। यह कहानी है वीर राजा लोरिक और उनकी पत्नी रानी मंजरी की। दरअसल दोस्तों, जो लोग सोनभद्र के बारे में जानते हैं वो लोगों ने राजा वीर लोरिक का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी एक ही तलवार के वार से एक चट्टान के दो अलग अलग टुकड़े कर दिए थे, वो भी अपनी रानी मंजरी के कहने की वजह से। रानी मंजरी के ही कारण उनका एक राजा मोलागत से भी युद्ध हुआ था और राजा लोरिक ने केवल एक मुक्के के प्रहार से ही मोलागत के हाथी को धराशायी कर दिया था। उन्होंने मोलागत की सेना के लाखों लोगों की गर्दन काट के एक पहाड़ बना दिया था और वो जगह जहां पर यह सब कुछ हुआ था, जहां पर मोलागत का शासन चलता था, वो जगह एक बहुत ही हॉन्टेड जगह बन चुकी है। भानगढ़ इस दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड किला नहीं है, बल्कि यह किला जिसका नाम है अघोरी किला, एक ऐसा हैरान कर देने वाला भूतिया किला है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। यह बात है सुनिधि ठाकुर की, जिसकी शादी 2017 में राजस्थान में हुई थी। यह रहने वाली आगरा की थी, लेकिन शादी होने की वजह से ये राजस्थान में शिफ्ट हो गई थी। शादी के कुछ ही टाइम बाद इनका प्लान बनता है अपने मायके जाने का। ये अपने पति और अपनी भाभी के साथ अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद वहां पर इन लोग मिलके परिवार वाले प्लानिंग बनाते हैं कि चलो हम लोग विंध्याचल घूमने चलेंगे, माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एक तो ये हिस्ट्री की टीचर रह चुकी थी, साथ ही एक राजपूत भी थी। इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था राजा महाराजाओं में, उनकी कहानी में। इन्होंने बचपन से ये वाली कहानी सुनी हुई थी जो मैंने अभी आपको बताया, वीर राजा लोरिक की कहानी, रानी मंजरी की कहानी, मोलागत की कहानी। इसलिए अपनी आंखों से उस चट्टान के दर्शन करना चाहती थी जो वीर राजा लोरिक ने अपने एक तलवार से दो टुकड़े में बांट दिया था। वहां पर आए दिन काफी सारे लोग घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। विंध्याचल जाने का प्लान बनता है और ये सब लोग अपने एक पड़ोसी त्रिपाठी जी और उनके परिवार के साथ दो गाड़ी करके विंध्याचल जाते हैं। माता विंध्यवासिनी के दर्शन होते हैं और सुनिधि के माता पिता और त्रिपाठी जी जो इनके पड़ोसी थे, उनकी माँ होटल में ही रुक जाते विंध्याचल में। अब सुनिधि को बहुत ज्यादा इच्छा थी वहां पर जाकर दर्शन करने की, तो ये लोग सोनभद्र जाने की प्लानिंग बना लेते हैं। सोनभद्र जाते हैं त्रिपाठी जी की बहन सुनिधि और उनके पति, इतने लोग सोनभद्र पहुंच जाते हैं। वहां पर ये लोग उस चट्टान के दर्शन करते हैं जहां पर वो राजा लोरिक ने अपनी एक तलवार की मदद से वो चट्टान के दो टुकड़े कर दिए थे। दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पर उन्हें गाइड से पता चलता है कि दरअसल ये जो चट्टान थी ये रानी मंजरी के कहने पर ही काटी गई थी और एक राजा मोलागत की एंट्री हुई थी उनकी लाइफ में और उनसे उनका युद्ध हुआ था। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो सारी बातें इनको एक गाइड की मदद से पता चलती है। अब इन लोगों को यह भी पता चलता है कि यहाँ पे पास में ही अघोरी किला भी है जो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। फिर से एक हिस्ट्री की टीचर होने के कारण इनकी बहुत इच्छा होती है एक हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करने की। वहां पर जाके भी इन्हें और भी चीजें समझ में आती ना, तो ये लोग अघोरी किला जाने की प्लानिंग बना लेते हैं। लेकिन गाइड तुरंत इनकार कर देता है कि नहीं, आपको उस जगह पर नहीं जाना है क्योंकि वो जगह नॉर्मल नहीं है, वहां पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा और मैं तो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में आप लोगों के साथ वहां पर नहीं आऊंगा। ऐसा करके वो उनका वहीं पर साथ छोड़ देता है। अब इनकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब तो हमें जाना ही है, अब तो हमें देखना ही है। अब ये लोग जैसे तैसे करके गाड़ी से अपनी एक नदी तक पहुंचते हैं, सोन नदी तक। सोन नदी के किनारे से इनको नाव करके उस किले की तरफ जाना था, वो नदी पार करके। ये लोग उस नाव में बैठते हैं और नदी पार करके एक गांव में पहुंचते हैं। वो गांव पूरा आदिवासी इलाका था जहां के लोग बड़े अलग से दिखाई दे रहे थे, सहमे हुए से, डरे हुए से, आंखों में रौनक नहीं।
चेहरा पूरा रूखा पड़ा हुआ। तंत्र मंत्र की साधना कर रहे थे जगह जगह पर वहां के लोग। कुछ लोग तरबूज, खीरा, लौकी, तो कुछ लोग जानवरों की वहां पर बलि देते हुए नजर आ रहे थे। ये लोग देख के थोड़े घबरा जाते हैं, रुककर किसी से रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता कोई नहीं बताता है। फिर थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक छोटा सा आदिवासी बच्चा दिखाई देता है। त्रिपाठी जी 500 रुपए का नोट उसके हाथ में थमाकर उसे अपना गाइड बना लेते हैं। बच्चा भी लालच में आ जाता है और उनके साथ अघोरी किले की तरफ आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके जब वो लोग अघोरी किले की तरफ पहुंच रहे थे तब आबादी कम होती जा रही थी। एक घना सन्नाटा और सुनसान सा इलाका था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहां पर राज कर रही है। आगे बढ़ते बढ़ते त्रिपाठी जी उन्हें किले का रास्ता कुछ ऐसे बता रहे थे जैसे इस जगह से वो बहुत अच्छे से वाकिफ है। अब जैसे तैसे करके वो लोग किले के अंदर पहुंचते हैं, किले को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जैसे ये किले के अंदर एंटर किए थे ना, तब से ही सुनिधि को ये लगने लगा था कि ना जाने कुछ तो है जो इन्हें आस पास से बार बार देखने की कोशिश कर रहा है। जब भी ये पलट कर देखती थी तब कोई और इंसान नहीं होता था, जितने लोग ये साथ में थे उतने ही लोग थे। सुनिधि के मन में घबराहट सी जाग रही थी। बाद में वो आदिवासी बच्चा बताता है कि देखिए थोड़ी आगे आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। किले के अंदर खड़े रह रहे कि वो पहाड़ पर वीर राजा लोरिक ने मोलागत के जितने भी सैनिक थे उनकी गर्दन काट के एक पहाड़ बना दिया था। तो सुन के और घबरा जाती है। वो लोरिक के बारे में भी बताता है कि युद्ध के दौरान लोरिक ने केवल एक मुक्के के प्रहार से ही हाथी को धराशायी कर दिया। तो सुनिधि के मन में और एक्साइटमेंट आती है, वो और जानना चाह रही थी लोरिक के बारे में। कुछ ही समय बाद किले में घूमते घूमते हुए वो लोग एक अलग से किले के हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां से ना बाहर जाने का रास्ता समझ में आ रहा था और ना ही आगे और बढ़ने का। तभी त्रिपाठी जी बच्चे की तरफ आगे बढ़ के कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि इस जगह पर बहुत सारा सोना है। फिर वो अचानक से सुनिधि के पति यानी रविंद्र की तरफ पलट कर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम ये जानते हो कि इस जगह का नाम सोनभद्र क्यों है? तो सुनिधि और उनके पति रविंद्र कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। तब त्रिपाठी जी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा सोना है, सोना ही सोना है, इस वजह से इस जगह का नाम सोनभद्र है। फिर से वो आदिवासी की तरफ पलटते हैं और कहते हैं कि देख, तू मुझे जल्दी से पता बता दे कि यहाँ पर कहाँ वो सोना छुपा के रखा गया है। मैं वो सारा सोना उठा लूंगा और उसमें से आधा हिस्सा तुझे भी दूंगा, घबरा मत। वो बच्चा डर जाता है क्योंकि वो बच्चा तो छोटा सा था ना। त्रिपाठी जी पूरी तरह से बदल चुके थे, बिगड़ चुके थे। उनका ये रवैया इन लोगों ने तो पहले कभी भी नहीं देखे थे। बच्चा घबराकर कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो यहाँ पे कुछ अजीब होने लगेगा। कभी कोई यहाँ पर सूर्यास्त होने के बाद नहीं रुकता है, आप लोग नहीं समझ लो। तभी त्रिपाठी जी बच्चे की तरफ आगे बढ़ते और बच्चे के हाथ में एक और 500 का नोट थमा देते और कहते हैं कि जितना बोला जाए उतना कर। कहाँ है सोना, कहाँ है वो खुफिया जगह, वहां तक मुझे लेके चल। वो बच्चा कहता है देखिए, मुझे सोने वोने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे खुफिया जगह पता है जहां पर कभी कोई नहीं जाता। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ। त्रिपाठी जी एक्साइटमेंट में कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मुझे वहीं जाना। बच्चा उन्हें आगे की तरफ लेके जाता है। आगे की तरफ जाने के बाद उन्हें नीचे जाने की एक सीढ़ी दिखाई देती है, जहां पर नीचे घना काला अंधेरा था। त्रिपाठी जी नीचे की तरफ उतरते हैं, पलट कर वो रविंद्र की तरफ इशारा करते हैं नीचे आने के लिए। तभी सुनिधि अपने पति को रोकते हुए कसम दे देती है, बोलती है आप यहां नहीं जाएंगे। त्रिपाठी जी अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं। अब इनको त्रिपाठी जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही ऊपर रुके हुए लोगों को त्रिपाठी जी की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगभग आधे घंटे बीत जाते यहाँ पे त्रिपाठी जी की बहन, रविंद्र और सुनिधि तीनों त्रिपाठी जी का इंतजार करते करते घबराने लगे थे। अंधेरा का समय हो चुका था और वो जो आदिवासी बच्चा था वो घबराए जा रहा था। तभी आधे घंटे बाद भागते हुए त्रिपाठी जी ऊपर की तरफ आते और कहते हैं कि अपनी जान बचाना है तो भागो यहां से। सब लोग डर जाते हैं और नॉनस्टॉप भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो लोग किले के बाहर निकल जाते हैं। किले के बाहर निकलने के बाद उन्हें जमीन में खूनी खून पड़ा हुआ दिखाई देता है और आगे की तरफ भागते हैं तो वो पहाड़, जिस पहाड़ पर राजा लोरिक ने मोलागत के सैनिकों के गर्दन काट काट के रख दिए थे, उन्हें वहां पर बहुत सारे इंसानों के सर दिखाई देने लगे थे। वो बहुत ही डरावनी हंसी हंस रहे थे। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि अभी अचानक से आंधी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था बारिश गिरने वाली है।
भागते भागते ये लोग जैसे तैसे करके अपनी मोबाइल फ्लैशलाइट का सहारा लेके नदी के पास पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि वहां पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा हाथी खड़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले तो कोई हाथी नहीं था यहाँ पे। वो लोग और डर जाते हैं। हाथी से बचने के लिए वो पीछे की तरफ घूमते हैं तो पीछे की तरफ पाते हैं कि एक बहुत ही लंबा सा इंसान लगभग 7 से 8 फीट का उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें देखकर एक अजीब सी हंसी हंस रहा। अब वो उतने लंबे चौड़े इंसान को देख के बहुत ज्यादा घबरा ही रहे थे। तभी वो अचानक से लंबे चौड़े इंसान ने अपने पीछे की तरफ छुपाए हुए हाथ को आगे किया और तब इन लोगों के समझ में आया कि उस इंसान के हाथ में तो एक लंबी सी धार वाली तलवार रखी हुई है। ये लोग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसकी आंखों में देख के समझ में आ गया था कि ये इंसान नहीं हो सकता। तभी रविंद्र आगे बढ़ के, जिनके हाथ में माता विंध्यवासिनी का रक्षा सूत्र बंधा हुआ था, वो रक्षा सूत्र उतार के एक सर्कल बना देते हैं। उस सर्कल के अंदर ये चारों लोग खड़े हो जाते हैं। अचानक से उन्हें पीछे से ऐसी आवाज आती है कि उनकी नाव डूब रही है। पीछे पलट के देखते हैं तो नाव तो बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, लेकिन वापस से पीछे की तरफ वो राक्षस को देखते हैं तो क्या पाते हैं, राक्षस वहां से गायब हो चुका था। अब इनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। रक्षा सूत्र से ये बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ गया था कि हम रक्षा सूत्र के अंदर थे, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। अब इन्हें जो सिर कटे दिखाई दे रहे थे, पहाड़ बना हुआ दिखाई दे रहा था, जमीन पर खून दिखाई दे रहा था, वो कुछ दिखाई नहीं देता है। अचानक से त्रिपाठी जी से रविंद्र जी पूछते हैं कि आखिर क्या आपने देखे थे ऐसा जो ये सब हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, आपने क्या कर दी नीचे जाके। तब त्रिपाठी जी बताते हैं कि मैं नीचे जाते गया, नीचे लगभग 4 से 5 फ्लोर में उतरा। उसके बाद अचानक सी एक चमक सी मुझे दिखाई दी, एक मशाल दिखाई दी। वो चमक कोई और नहीं बल्कि हीरे मोतियों की चमक थी। जब मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मुझे दिखाई दिया तंत्र मंत्र करता हुआ एक डरावना इंसान। वो डरावना इंसान लगभग 7 से 8 फीट का था। उसका शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपरी शरीर अलग था, निचला शरीर अलग था। और ये जो सामने खड़ा था, ये वही राक्षस था जो मुझे वहां पर 2 हिस्सों में दिखाई दिया था, लेकिन अब वो पूरा एक बन चुका था। ये लोग घबराकर अपना रक्षा सूत्र उठाकर नाव की तरफ बढ़ने की कोशिश ही करते हैं कि अचानक से भागता हुआ वो राक्षस इनकी तरफ दौड़ के आ जाता है। ये लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन लगातार ये लोग मन ही मन माता विंध्यवासिनी का नाम लिए जा रहे थे, उनकी जय जयकार किए जा रहे थे कि अचानक से उस राक्षस के सामने एक और सांवला सा, लंबा सा, एकदम खतरनाक डैशिंग दिखने वाला आदमी घोड़े पर आ जाता है, जिसके हाथ में और लंबी तलवार थी। उस राक्षस की तरफ देख के बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, जो कोई भी माता भवानी का नाम दिल से लेगा उसके लिए मैं खड़ा हूं। और अचानक से अपनी तलवार उठाता है और उस राक्षस के ऊपर एक जोर का वार कर देता है। लेकिन जैसे ही वो तलवार उस राक्षस के ऊपर टच करने वाली होती है कि अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ना वो राक्षस था, ना वो घोड़ा, ना वो हाथी, ना वो इंसान, ना तलवार, ना खून वाली जमीनें, ना कटे हुए वो लाखों लोगों के सिर जो पहाड़ में अटके हुए थे, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल। आंधी भी अब लगभग शांत होने वाली थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग ना आओ देखते ना ताओ, भागते हुए नाव की तरफ जाते हैं, नाव में बैठते हैं, जितनी तेजी हो सके वहां से निकलते हैं और वापस उस होटल में जाकर ही रुकते हैं जहां पर इनका परिवार रुका हुआ था। आने वाले 7 दिन तक सुनिधि को यह चीज सपने में आती रही। कैसे भुला सकता था कोई इतना खौफनाक मंजर। अब समझ में ये नहीं आया मुझे इस पूरी कहानी के बाद, ये जो कुछ भी हुआ सुनिधि और उसके परिवार के साथ, त्रिपाठी और त्रिपाठी जी की बहन के साथ, वो सचमुच का कुछ भूतिया था या फिर इन लोगों के दिमाग का एक इल्यूजन। लेकिन अगर ये इनके दिमाग का इल्यूजन था तो एक साथ 4-5 लोगों को इल्यूजन कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। और अगर ये इल्यूजन नहीं है तो आज के टाइम में ये सचमुच में कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इतना हमें पता है, अगर ये इल्यूजन है तो ये इल्यूजन भी कोई ना कोई एनर्जी की वजह से ही होता है। नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, कुछ भी हो, इल्यूजन क्रिएट करने वाली कोई ना कोई शक्तियां ही होती है। हमारा दिमाग सिर्फ हमारे लिए इल्यूजन पैदा करेगा ना, बाकी 4-5 लोगों के लिए तो नहीं कर सकता ना, है ना। इससे यह साबित हो जाता है कि अघोरी किला में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए मेरी आप लोगों के लिए एक ही राय है कि अघोरी किला कभी भी बहुत ही सोच समझ के विजिट करें। विजिट कर रहे हैं
तो सूर्यास्त होने से काफ़ी पहले वहाँ से निकल जाए, वरना आप लोगों को भी इसी तरह के इल्यूजन या सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। क्या पता आपके साथ उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की हैरान कर देने वाली कहानियां हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। लिंक भेजिए, कहानी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जरूर इस वीडियो में लेके आऊंगा। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।